जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डिज़ाइन की गई थी सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जिसके साथ हम कह सकते हैं विद सम अपग्रेडेशन, कुछ थोड़ा सा इन्होंने अपग्रेड भी कर दिया इसके अंदर। मतलब इन दोनों कॉम्बिनेशंस के साथ साथ अपग्रेडेशन हमारे पास प्रोवाइड होता है। मतलब ओवरऑल अगर मैं काउंट करूं तो सी लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो सी लैंग्वेज को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे होती थी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो हम कह सकते हैं सी लैंग्वेज में हमारे पास इंप्लीमेंट होती है कि वहाँ पे फंक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, यूनियंस होते हैं, जिनके थ्रू हम अपने प्रोग्राम या एप्लीकेशन को कंबाइन कर रहे होते हैं तो टू मेक अ सिंगल सॉफ्टवेयर या इम्प्लीमेंटेशन हम बना सकते हैं उसके थ्रू। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में जितना भी हमारे पास प्रोग्राम का यूज होता है या डिजाइन किया जाता है वो टॉप टू बॉटम के सीक्वेंस पे चलता है। ठीक है, लेकिन जब मैं C++ में आता हूं तो यहां पे दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग तो हो ही रही है इसके अंदर, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी थोड़ी बहुत यूज हो रही होती है। मतलब फुल्ली नहीं कह सकते हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट यूज हो रहा होता है। और इसमें हम प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बॉटम टू टॉप भी ले जाते हैं और टॉप टू बॉटम तो चल ही रहा होता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की वजह से। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूँ कि लाइक C++ में अगर आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मेनली यूज होते हैं, स्टिल उनको बिल्डअप करने के लिए क्या होता है हमारे पास कि एक अलग से क्लास बिल्डअप होती है। अब उस क्लास के अंदर हम कह सकते हैं कि फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू उसका क्लास का कुछ भी इंप्लीमेंटेशन हो रहा हो। और फिर हम मेन अलग से बनाते हैं और मेन के अंदर उस पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट तैयार किया जाता है और ऑब्जेक्ट फाइनली उन पर्टिकुलर फंक्शंस को कॉल करता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास C++ के अंदर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है क्योंकि क्लास हमारी बिल्कुल अलग है मेन फंक्शन से। मतलब मेन अलग काम कर रहा है, क्लास हमारी अलग काम कर रही है। तो ये दो अलग अलग तरीके से हमारे पास इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं। ठीक है, अब इस ऑर्डर में अगर मैं काउंट करूं तो यहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा था। तो ये इंप्लीमेंटेशन जेम्स गॉसली को उसकी टीम ने करा, कहां पे, जावा के अंदर। ठीक है, तो जब इन्होंने जावा बिल्डअप करनी शुरू करी तो इन्होंने जावा में क्या करा, इसको हम कह सकते हैं कि ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इन्होंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है। ठीक है, अब वो मेन कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं कि उसके पास क्लास जरूर होगी, दूसरा उसके पास ऑब्जेक्ट जरूर होगा, ठीक है, तीसरा वो काम करेगा 4 मेन पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो हम कह सकते हैं कि हम C++ में भी देखते हैं। ठीक है, अब वो 4 मेन पिलर्स क्या है कि जिसको हम बोल सकते हैं कि इसमें इनहेरिटेंस होगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन होगा। ठीक है, थर्ड टाइप जिसको हम बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, और फोर्थ टाइप जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करेगा और ये चारों कॉन्सेप्ट जो हैं, जितने भी इंप्लीमेंटेशन ये करने वाला है, ये पूरी तरह से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से आ रहा होगा, जहां पे हम कह सकते हैं क्लास इज द मेन पार्ट। ठीक है, जो भी पूरा स्ट्रक्चर इसका बिल्डअप होगा वो क्लास के साथ होगा और बाकी सब जो इंप्लीमेंटेशन उसका आ रहा होगा वो सब ऑब्जेक्ट्स उठा रहे होंगे। ठीक है, तो जावा ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा काम किया। तो जब मैं बात करता हूँ जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट में हमारे को समझ में आता है कि जब भी मैं कुछ भी इंप्लीमेंट करूँगा तो एक बेसिक जावा कोड का स्ट्रक्चर है। सबसे पहला स्ट्रक्चर कि जो हमारा बेसिक कोड है, जिसको हम कह सकते हैं कि जब मैं किसी प्रोग्राम को रन करके देखना चाहता हूँ अपने इम्प्लीमेंटेशन या किसी भी आईडीई के अंदर, तो कैसे रन होगा। तो सबसे पहले होगा हमारे पास जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लास। ठीक है, वो क्लास का स्ट्रक्चर कैसे होगा उसका सिंटेक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कि जब भी मैं क्लास का स्ट्रक्चर बिल्डअप करूँगा तो मुझे क्या करना है, क्लास नाम का कीवर्ड यूज़ करूँगा और क्लास के बाद मैं कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास नेम यहाँ पे डिनोट कर सकता हूँ और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हमारे पास कंपल्सरी होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का वेरिएबल
एरे टाइप का, और इतना पोर्शन अगर मैं कहूँ तो ये मेरा इतना सिंटेक्स है जो रिक्वायर्ड पार्ट है। ये हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लास, कि मतलब जब भी मैं कोई क्लास क्रिएट करूँगा जावा के साथ तो मुझे एटलीस्ट इतना स्ट्रक्चर बिल्डअप करना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर कुछ हद तक हम कह सकते हैं जैसा हम सी या सी प्लस प्लस में भी देखते हैं। लाइक अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करता हूँ तो मैं वहाँ पे क्या करता था, हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हम void main या नॉर्मली मेन यूज़ करते थे, और मेन के बाद हम यहाँ पे कोड लिखना शुरू करते थे। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सी प्लस प्लस में काम कर रहा हूँ तो ये iostream.h होता था, void main होता था और इसके अंदर काम होता था। लेकिन इसके अलावा हम क्लासेस भी इसके अंदर ऐड कर सकते थे अलग से यूजिंग क्लास कीवर्ड, कि मैं यहाँ पे क्लास नाम का कीवर्ड यूज़ करूँगा, फिर पर्टिकुलर क्लास नेम दूंगा और लास्ट में इसको ऐसे कुछ टर्मिनेट करूँगा। तो ऐसा कुछ काम होता था। ठीक है, तो सी, सी प्लस प्लस, इन दोनों के कोड्स का एक पर्टिकुलर सिंटेक्स था। सेम ऐसे ही हमारे को जावा का एक पर्टिकुलर सिंटेक्स मिल रहा है ये। ठीक है, ये हम कह सकते हैं ये हमारा स्ट्रक्चर है हमारी पर्टिकुलर क्लास का। नेक्स्ट थिंग जो इसके अंदर मुझे मिलेगी वो क्या होगा, कि जब मैं एक क्लास क्रिएट कर लूँगा तो एक रूल मुझे फॉलो करना होगा कि हम सेव करेंगे दिस कोड, या जिसको हम सोर्स कोड कहेंगे, विद एक्सटेंशन डॉट जावा। ठीक है, डॉट जावा नाम से मैं इसको सेव करूंगा, जिसको हम कहेंगे हमारा सोर्स कोड। मतलब जैसे हम सी लैंग्वेज में काम कर रहे थे तो डॉट सी नाम की एक्सटेंशन आ रही थी, सी प्लस प्लस में काम करते थे तो डॉट सी पी पी नाम का एक्सटेंशन आता है। सेम ऐसे ही जावा का कोड हमारे पास जब भी सेव होगा सोर्स कोड, उसको हम सेव करेंगे डॉट जावा नाम से। ठीक है, अब इसको सेव करने के बाद थर्ड थिंग हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं कंपाइल करना एंड एग्जीक्यूट करना दी जावा कोड। अब इसके दो स्टेप हो सकते हैं बेसिकली। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास दो ही पर्टिकुलर टूल चाहिए, कमांड प्रॉम्प्ट और कोई एक पर्टिकुलर टाइप का एडिटर, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं इस पर्टिकुलर कोड को रन कर पाऊंगा कंपाइल करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि मेरा ये जो सोर्स कोड है जिसको मैंने डॉट जावा नाम से सेव करा, ठीक है, उसको मैं रन करके देख सकूँ कि इसके अंदर क्या इंप्लीमेंट हुआ, क्या यूज़ हुआ, ये सारा कुछ चेक कर सकूँ। ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए सबसे पहले कमांड है हमारे पास कि जहाँ कहीं पे मैंने फाइल को सेव करा है उस पर्टिकुलर लोकेशन को मैं ओपन करूं, अपनी उस जावा फाइल को मैं सर्च आउट करूं कि एग्जैक्टली किस पोजीशन पे है, तो CMD में वहीं से ओपन करूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, जावा सी एक कमांड है जिसके बाद में फाइल नेम जो भी मैंने नेम दिया है और एक्सटेंशन, क्योंकि जो कि हमारे पास फिक्स्ड है डॉट जावा। ठीक है, तो इस नाम से मैं लिखूंगा तो ये फाइनली क्या करेगा, ये कंपाइल करेगा कोड्स इन दी सोर्स कोड, जो हमने सोर्स कोड नाम की फाइल बनाई या सोर्स कोड फाइल बनाई हमने, जिसमें ये हमारी क्लास या जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है वो होगा, उसको कंपाइल करने का काम करेगा। ठीक है, और अगर ये कंपाइल कर लेता है, इफ हम कह सकते हैं कंपाइल्ड प्रॉपरली, तो ये क्या करेगा, ये क्रिएट कर देगा क्लास फाइल। ठीक है, क्लास फाइल कह सकते हैं या डॉट क्लास फाइल बना देगा विद सेम फाइल नेम, जो हमने फाइल नेम दिया होगा अपना फाइल नेम डॉट जावा में। ठीक है, उसी नाम से एक और फाइल बनाएगा जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास। ठीक है, इसको हम बोलेंगे दीज आर द बाइट कोड्स। ठीक है, नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ सी, हम कह सकते हैं दिस इज द ब्यूटी ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। अब ये क्या कर रहा है, ये जैसे ही हमारा सोर्स कोड कंपाइल होता है परफेक्टली, मतलब कोई एरर नहीं है उसके अंदर, उसका सिंटेक्स काम करने लायक है, तो वो क्या करता है, उसकी एक क्लास फाइल बना देता है। ठीक है, दैट मीन्स एक डायरेक्टली एक क्लास हमारे पास क्रिएट कर देता है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो बाइट कोड्स में कन्वर्ट कर रहा है। पहले मुझे उसको काम करवाना होगा, काम करवाने के लिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं उसी कमांड प्रॉम्प्ट पे सेम पाथ पे जावा स्पेस फाइल नेम लिख दूंगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे वो अंडरस्टूड है कि जो उसने बाइट कोड्स बनाए थे, ठीक है, वो बाइट कोड्स, वो पर्टिकुलरली जिसको नाम दे रहे हैं हम कि फाइल नेम डॉट क्लास के नाम से, क्लास वो जो एग्जीक्यूट होने के बाद बनी, ठीक है, उस फाइल में से इसी पर्टिकुलर नेम को यूज़ करेगा डॉट क्लास, या जावा को कह सकते हैं कि डायरेक्टली क्लास को एग्जीक्यूट करने के काम आ रहा है तो एग्जीक्यूट कर देगा क्लास को। इनको हम बोलते हैं इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस के अंदर। ठीक है, अब इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस में अगर हम देखें तो सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास इनपुट करने के लिए था स्कैनएफ और आउटपुट दिखाने के लिए था प्रिंटएफ। अगर मैं सी प्लस प्लस में काम कर रहा तो मैं सी इन यूज़ करता था इनपुट के लिए, सी आउट यूज़ करता था आउटपुट जनरेट करने के लिए।
लेकिन जब मैं यहाँ जावा के अंदर आता हूँ तो जावा में जितना भी इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे काम कर रहा है, वो या तो किसी पैकेज के अंदर है, पैकेज के अंदर या तो कोई ना कोई क्लास है, और क्लास के पास या तो कोई ना कोई पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन है। इस तरीके का स्ट्रक्चर बिल्डअप हो रखा है। मतलब जावा जितना भी इम्प्लीमेंटेशन होगा जो हमें बने बनाए फीचर में मिलने वाला, मतलब इनबिल्ट फीचर में, वो इसी ऑर्डर में मिलने वाला है। पैकेज, पैकेज के अंदर क्लास, क्लास के अंदर फंक्शन, ठीक है। और जब मैं इनको कॉल करूंगा तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा कि पैकेज को ऐड ऑन करना पड़ता है क्लास को यूज़ करने के लिए, फिर क्लास के साथ डॉट का यूज़ करेंगे और उसका फंक्शन कॉल करेंगे, क्लास नेम डॉट फंक्शन ऐसे यूज़ करेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, सीधा क्लास नेम डॉट फंक्शन यूज़ करेंगे जब भी कोई इनबिल्ट फीचर यूज़ करना है, अनटिल अनलेस उसकी ऑब्जेक्ट फैसिलिटी हमें नहीं मिली। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे आगे कि ऐसा ही क्यों हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर में क्लास डॉट फंक्शन नेम आता है और किसी जगह पे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है फिर उससे फंक्शन नेम कॉल होता है। तो ये आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में हम जब स्टैटिक चीज़ों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम समझेंगे इसको, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं काउंट करूँ तो ज़्यादातर इसमें इंप्लीमेंटेशन ऐसे ही होगा, पैकेज होगा, पैकेज के अंदर क्लास होगी, क्लास के अंदर फंक्शन, ठीक है। तो सेम ऐसे ही अगर मैं कुछ भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप का पैकेज है, ठीक है, जिस पैकेज का नाम है लैंग, और लैंग के अंदर हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है सिस्टम, और सिस्टम फर्दर हमारे को कुछ सब क्लासेस देता है, मतलब इन, आउट और ERR जैसी क्लासेस, ठीक है। और इन क्लासेस के पास हमारे पास आते हैं कुछ अलग अलग टाइप के फंक्शन, जैसे कि प्रिंट हो गया या प्रिंट एलन हो गया, ठीक है, या हम कह सकते हैं फॉर्मेट हो गया, एट्सेट्रा। इस तरीके के अलग अलग फंक्शंस हैं इसके पास, ठीक है। तो पैकेज, पैकेज के अंदर क्लास, क्लास के अंदर फंक्शन, कुछ इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं कि जब भी मुझे आउटपुट रिसीव करना है, आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, तो आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास एक इनबिल्ट पैकेज है जिसका नाम है लैंग, और ये मुझे लैंग अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये यूनिवर्सल पैकेज है, ठीक है। या मतलब हम कह सकते हैं जावा के अंदर ये फ्रीली अवेलेबल है, ओपन पैकेज है, तो इसको मुझे अलग से ऐड नहीं करना पड़ता। मैं सीधा लिखूंगा सिस्टम जो उस पैकेज के अंदर की क्लास है, ठीक है। उसके बाद उसकी एक इनर क्लास है जिसका नाम है आउट, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट या प्रिंट एलन। अगर मैं प्रिंट यूज़ कर रहा हूँ तो दैट मीन्स एक प्रिंट आउट जनरेट करने का काम कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू printf function in C language or cout function in cout statement in C++। तो वही सेम काम मुझे system.out.print करके दे रहा है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट मुझे इतना पता होना ज़रूरी है, या हम कह सकते हैं बेसिक चीज़ जो मुझे एक प्रोग्राम बनाने के लिए चाहिए होगी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक न्यू फाइल बनाता हूँ यहाँ पे। इस न्यू फाइल को कहीं सेव कर लेता हूँ, लेट्स से ऑन डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ जावा कोड्स, ठीक है, जावा हाइफन कोड्स। और इसके अंदर मैंने जब इसको ओपन किया जावा हाइफन कोड्स को, तो मैंने इसमें क्या करा, अपनी एक फ़ाइल बनाई। फाइल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम रख रहा हूँ फर्स्ट डेमो डॉट जावा। अब डॉट जावा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन में बताया कि सबसे पहले जो भी हम फाइल सेव करेंगे उस फाइल का नाम या जो एक होगा वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सटेंशन जो होनी चाहिए वो जावा होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि फर्स्ट डेमो डॉट जावा नाम से फाइल मेरे पास सेव हो गई। अब इसमें मुझे क्या करना है, एक सिंटेक्स है हमारे पास क्लास, क्लास के बाद कोई भी क्लास नेम दे सकता हूँ, तो मैंने इसको कोई भी नाम दे दिया, ठीक है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट दिखाना चाह रहा हूँ अभी सिर्फ, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और जिसके अंदर लिख दिया वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। दिस इज़ माई बेसिक रिक्वायरमेंट, जो हम कह सकते हैं कि ये मेरा कोड है जो एक्चुअल में कमांड प्रॉम्प्ट पे चलने वाला है, ठीक है। अब इस कोड को अगर मैं काउंट करूँ कि इसके अंदर हमने उस रूल को फॉलो करा, जो रूल हमारे को अभी देखने को मिला कि जावा की क्लास कैसी बनी होगी और उस क्लास के अंदर कोई एक आउटपुट स्टेटमेंट जो देनी है वो कैसे आनी है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करके देखना है एक्चुअली उन्हीं स्टेप्स के साथ,
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ ओपन कर रखा है, तो मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैंने जावा कोड्स करके एक फ़ोल्डर बना रखा है, जिसके अंदर मैं ये काम करने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, है ना, ताकि विजिबल हो जाएगी अच्छे से। मैं इसके साथ साथ इसका इतना लंबा चौड़ा नाम आ रहा है, इसका पूरा पाथ आ रहा है, तो मैं ये हटा देता हूँ। तो मैं प्रॉम्प्ट में कुछ नाम दे देता हूँ जावा कोड्स के लिए। हाँ, अब थोड़ा सही है, ठीक है, सिर्फ जावा लिख के आ रहा होगा, मतलब है वही पाथ, मैंने थोड़ा उसका नाम छुपा दिया, मास्क कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ कमांड क्या चलानी है? सबसे पहली कमांड है मेरे पास जावा सी स्पेस, और स्पेस के बाद फाइल का नाम था फर्स्ट डेमो डॉट जावा। तो दिस इज़ द कमांड जिसकी वजह से मेरा जावा कोड कंपाइल होगा। ठीक है, कंपाइल होगा तो कहाँ होने वाला है ये मैं एक बार लोकेशन को ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे मैं इसको देख पाऊँ। तो मेरे जावा कोड्स ये रहे, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ कर देता हूँ इसका, ताकि हम देख सकें कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। व्यू एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, ये मेरी जावा की फाइल है फर्स्ट डेमो डॉट जावा, ठीक है, एक इकलौती फाइल इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब मैं जाता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट पे इस कंपाइल कमांड को रन करता हूँ। अब कंपाइलर क्या करता है, मतलब जो जेडीके मैंने डाउनलोड और इंस्टॉल किया अपने मशीन के अंदर, ठीक है, उसके अंदर एक वर्चुअल मशीन है जिसके ऊपर ये कोड चलता है। लेकिन जिस टाइम मैं कंपाइल करने का काम देता हूँ उसको, तो कंपाइलर क्या करता है, वो उस जावा की जो डेवलपमेंट किट है, उस डेवलपमेंट किट से कुछ इन्फॉर्मेशन उठाता है। वो क्लास का स्ट्रक्चर उठाता है कि स्ट्रक्चर कैसा है, क्लास का होना चाहिए, सिंटेक्स को मैच करता है मेरे कोड के साथ कि वो मैच हुआ या नहीं हुआ। प्लस वो ये भी देखता है कि मेरे कोड्स के अंदर कोई एरर या मिस्टेक्स तो नहीं है। अगर एरर या मिस्टेक्स होती तो वो मुझे डिस्प्ले करता, और अगर उसको एरर या मिस्टेक्स नहीं मिलती, पूरा सिंटेक्स उसको सही मिलता है, तो वो क्या करेगा, उस सारे कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब बाइट कोड्स में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ऐसे कोड्स जो सिर्फ और सिर्फ मशीन समझ सकती है, मतलब जावा की वर्चुअल मशीन समझ सकती है, जिसकी वजह से वो फाइनली रन कर पाए, ठीक है। और वो उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड को क्या करता है, एक एक्सटेंशन दे देता है डॉट क्लास। तो वही फाइल नेम जो मैंने फाइल नेम रखा फर्स्ट डेमो, इसी नाम से एक फाइल बनाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, इस नाम से नहीं, जो हमारी क्लास है, क्लास के नाम से फाइल बनाएगा और उसको एक्सटेंशन दे देगा डॉट क्लास, ठीक है। अब क्लास हमारी कौन सी थी, मैं अपने सोर्स कोड में जाके देखूँ तो चाहे मेरी फाइल का नाम था फर्स्ट डेमो, लेकिन मेरी क्लास का नाम क्या था, फर्स्ट, ठीक है। तो उसने क्या करा होगा, फर्स्ट डॉट क्लास के नाम से एक फाइल बना दी होगी, ठीक है। और उस फर्स्ट डॉट क्लास के अंदर सारा बाइट कोड होगा, मतलब एक ऐसा कोड जो सिर्फ मशीन समझ सकती है, राइट। तो मैं जाता हूँ अपने उसी फोल्डर में जाके देखता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट डेमो नाम की सोर्स कोड पड़ी है, लेकिन उस सोर्स कोड के साथ फर्स्ट डॉट क्लास नाम की फाइल पड़ी है, ठीक है। मतलब ये क्या है, बाइट कोड है जो सिर्फ मशीन समझ सकती है। मतलब कंपाइलर ने मेरे सोर्स कोड को या मेरे लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में चेंज कर दिया। अब बाइट कोड्स हैं, अगर मैं इसको उठा के सबलाइम में ओपन करूँ तो देखो मुझे सबलाइम में क्या देखने को मिलेगा, बाइट कोड्स जो सिर्फ और सिर्फ मशीन समझ सकती है, मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट नहीं है। मशीन अंडरस्टैंडेबल क्यों बना रहा था, कि मशीन उसको ज़्यादा जल्दी समझ सके, ज़्यादा फास्ट काम कर सके। तो उसका मेन पर्पस क्या है, हमारे कोड्स को फटाफट से फास्ट एग्जीक्यूशन मोड पर लेके आना, ठीक है। और जब ये एग्जीक्यूशन मोड पे लेके आ रहा है या रन करने के मोड पर लेके आ रहा है, तो इसका मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको चाहिए जावा की वर्चुअल मशीन या जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, वो एनवायरनमेंट जिसपे हमारा वो कोड रन कर सके। अब देखो मैंने बाइट कोड देखा कि बाइट कोड हमारे पास 0101 के फॉर्मेट पे दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जावा और क्लास का नाम, ये दो चीज़ें लिखी, तो उसने उसी बाइट कोड को वापस से मांगा कि एग्जीक्यूट क्या करना है, और उसने रन कर दिया। रन करने पर स्टेटमेंट क्या थी, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग, एक स्टेटमेंट थी, और उस स्टेटमेंट को उसने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अपने उसी कोड पे वापस जाता हूँ और मैं यहाँ अपने कोड में कुछ चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या करा, इंटीजर टाइप का एक नंबर 1 है जिसकी एक वैल्यू है 10, इंटीजर टाइप का ही एक नंबर 2 नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 20, और एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है जिसमें चाहता हूँ नंबर 1 प्लस नंबर 2 हो जाए, ठीक है। और मैं एक स्टेटमेंट चाहता हूँ या अलग से एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल या प्रिंट में दिखा दे कि एडिशन ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज रिजल्ट, ऐसा कुछ,
ठीक है, तो ये मेरी एक रिक्वायरमेंट थी जो मैंने उससे कहा कि ये इसको एग्जीक्यूट करे और रन करके दिखाए। ठीक है, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो दिस इज़ द बेसिक फॉर्मेट कि लाइक 3 वेरिएबल बनाए, तीनों में से 2 को वैल्यू असाइन करी, एक में कैलकुलेशन करा, एडिशन असाइन कर दिया अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करके, एंड देन फाइनली एक आउटपुट स्टेटमेंट जनरेट करी। अभी आउटपुट स्टेटमेंट हमारे पास ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे हम C++ में यूज़ करते थे। C++ में बस इस साइन की जगह पे हमारे पास ये आउटपुट साइन यूज़ हो रहा था। ठीक है, बाकी काम सारा वही था। तो हम इसको कह सकते हैं जो कंकैटिनेशन का काम C++ में एंगल ब्रैकेट्स कर रहे थे, वही कंकैटिनेशन का काम जावा के अंदर ये प्लस साइन कर रहा है, या हम कह सकते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर कर रहा है। वापस से मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ क्योंकि मेरे कोड में चेंजेस हुए हैं, और अगर मैं उन चेंजेस को दोबारा से कंपाइल ना करूँ तो मेरा बाइट कोड अपडेट नहीं होगा, मतलब फर्स्ट डॉट क्लास अपडेट नहीं होगी। तो अगर मैं वापस से वही कमांड रन करूँगा जावा फर्स्ट, तो वो क्या करने वाला है, मुझे दिखाएगा वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। ऑल्दो वहाँ पे तो एडिशन भी हो चुका है, स्टेटमेंट के बाद एडिशन भी दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे वापस से कंपाइल करना पड़ेगा फर्स्ट डेमो डॉट जावा को। जब वो कंपाइल हो जाएगा तो मेरे बाइट कोड्स अपडेट हो जाएंगे, और जब बाइट कोड्स अपडेट हो जाएंगे और अब मैं उस क्लास को रन करता हूँ जावा फर्स्ट, तब वो फाइनली क्या करेगा, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग के साथ साथ एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30 भी दिखा पा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं वो सारा इंप्लीमेंटेशन जो अभी तक हमने करा, वो सारा का सारा मैं यहाँ पे यूज़ कर पा रहा हूँ। अब इसी में अगर मैं काउंट करूँ तो अगर मैं प्रिंट की जगह पे अगर मैं यूज़ करता प्रिंट एलन, तो क्या डिफरेंस होता। अब देखो, जब मैं प्रिंट कर रहा था तो क्या हो रहा था कि कोड डायरेक्टली हमारे पास प्रिंट हो रहा था एक के बाद एक। ठीक है, तो प्रिंट एलन क्या करेगा, लाइन चेंज कर देगा। तो जहाँ प्रिंट एलन फंक्शन यूज़ हुआ, मैं वापस से कंपाइल करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो वहाँ पे प्रिंट एलन की वजह से लाइन एट दी एंड चेंज हो गई। दिस इज समवट सिमिलर टू लाइक सी या C++ में \n दिया लास्ट में। ठीक है, तो वैसा ही कुछ काम प्रिंट एलन कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट ना यूज़ करके प्रिंट f यूज़ करता, जो C लैंग्वेज में यूज़ होता था, वो जावा सपोर्ट करता है, तब मुझे लास्ट में /n लिखना पड़ता। ठीक है, ताकि मैं कंपाइल करूं और रन करूं और लाइन चेंज हो। सेम वही काम कर रहा है लाइन चेंज करने वाला, लेकिन कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ printf, और printf की तरह मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, नहीं तो मैं प्रिंट एलन लिख दूं इंडिविजुअली और मुझे /n लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, सेम विद दिस, अगर मैं इसमें भी लास्ट में प्रिंट एलन कर देता हूँ, तो अभी तक क्या हो रहा था, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट था डायरेक्टली उसके बाद आ रहा था, अभी उसके बाद नहीं आएगा। जब मैं कंपाइल करूँगा और रन करूँगा तो उसके बाद एक लाइन का गैप ऑलरेडी हमारे पास जनरेट कर देगा। मैं जब भी स्कैनर के साथ यहाँ पे इनपुट करता हूँ तो मेरे पास 2 अलग अलग तरीके हैं इनपुट करने के। ठीक है, एक तरीका जिसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इनपुट। कमांड लाइन इनपुट यूजेज डिफॉल्ट वेरिएबल ऑफ क्लास। अब डिफॉल्ट वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग, ARGS, या यहाँ वाले केस में VARS एरे, ये है हमारा डिफॉल्ट वेरिएबल, क्लास का डिफॉल्ट वेरिएबल। ठीक है, इस वेरिएबल की वजह से हम इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, या जो भी इंप्लीमेंटेशन करना है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, इधर स्कैनर के साथ या कमांड लाइन के साथ। ठीक है, तो पहले मैं स्कैनर का यूज़ करके दिखाता हूँ, कमांड लाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, नेक्स्ट सेशन में इसको समझेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इम्पोर्ट java.util.scanner, ये इम्पोर्ट हुआ। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ मेरा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, स्कैनर के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनाया, कोई भी नाम रख सकता हूँ मैं इसका, और ऑब्जेक्ट को न्यू के साथ स्कैनर दिया system.in, ताकि परमिशन मिल सके इनपुट रिसीव करने की। ठीक है, अब इसकी जगह पे ये जो 10 असाइन हुआ, इसकी जगह पे मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ पार्स इंट या ऐसा कुछ यूज़ कर सकता हूँ, या स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट नाम का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ ताकि इनपुट रिसीव करे। ठीक है, या फिर यहाँ पर भी स्कैन नाम का ऑब्जेक्ट और इसके पास है नेक्स्ट इंट नाम का फंक्शन, इससे मैंने रिसीव करा लिया। अब ये नेक्स्ट इंट क्या है, नेक्स्ट इंट क्या करेगा, इनपुट करेगा हमारे पास इंटीजर ओनली। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी है कि नेक्स्ट इंट नाम का फंक्शन इंटीजर इनपुट करता है, नेक्स्ट फ्लोट नाम का फंक्शन फ्लोट इनपुट करता है, और जो भी वो इनपुट करेगा वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, इस वेरिएबल के पास। अब वेरिएबल को साइन हो गया तो वेरिएबल कैलकुलेशन में यूज़ हो सकता है और आउटपुट दिखा सकता है। ठीक है, तो अगेन मैं सेव करता हूँ
मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, फिर से कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं मिला, रन करता हूँ, तो मुझसे यहाँ पे 2 इनपुट रिसीव करवाने हैं। तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, 2 नंबर मैंने यहाँ पे इनपुट करे 56 एंड 89, और उसने मुझे दिखाया कि एडिशन ऑफ 56 एंड 89 इज 145। ठीक है, तो ये इनपुट कर पा रहा है। अब इनपुट के साथ अगर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएटिव हो सके हम, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम सी और C++ में करते थे, पहले प्रिंटफ डाल देते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी system.out.print पे डाल सकता हूँ कि एंटर फर्स्ट नंबर, और ऐसे ही दूसरे नंबर से पहले ही मैं ऐसे दे सकता हूँ system.out.print में एंटर सेकेंड नंबर, और ये नंबर्स मैं यहाँ पे रिसीव करवा सकता हूँ। ठीक है, तो जब मैं कंपाइल करूँगा अपने प्रोग्राम को और रन करूँगा तो मुझे दिखाएगा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, और मुझे आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है, तो एक प्रोग्राम को प्रोग्राम की तरह रन करने के लिए मुझे कुछ पर्टिकुलर एक्सटर्नल क्लास की भी ज़रूरत पड़ी, जो मुझे कहीं से डाउनलोड नहीं करनी पड़ी, मेरे JDK के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आ गई थी। मैंने उसको यूज़ किया और इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट के थ्रू फर्दर मैंने 2 इनपुट्स रिसीव करवाए। जब वो इनपुट्स हो गए तो फाइनली कैलकुलेशन करा, और फाइनली कैलकुलेशन के बाद मैंने आउटपुट डिस्प्ले करा। तो ये सारे काम मैं अलग अलग यहाँ पे परफॉर्म कर पा रहा हूँ, जिनको हम बोलेंगे हमारा यूज़र डिफाइंड इनपुट था। जहाँ मुझे इनपुट चाहिए था वहाँ मैंने उसको रिसीव करा लिया। दूसरा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ये भी केस सेंसिटिव है। मतलब क्लास नेम हमेशा इनिशियल कैपिटल होगा। मैं इसको रूल्स में लिख देता हूँ, ठीक है, कि इसकी केस सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें जितने भी पैकेज नेम्स हमें देखने को मिलेंगे वो शॉर्ट या एब्रीविएटेड फॉर्म होंगे। मतलब अगर मैंने कहा रिमोट मेथड इन्वोकेशन नाम का पैकेज बनाना है, तो रादर देन मैं इतना लंबा नाम यूज़ करूँ, उसका नाम होगा RMI। ठीक है, मतलब जितने भी पैकेज नेम होंगे शॉर्ट होंगे, एब्रीवेटेड फॉर्म होंगे, और हमेशा इन स्मॉल लेटर्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा भी कि ये जावा एक पैकेज था, स्मॉल लेटर में था। यूटिल एक पैकेज था, स्मॉल लेटर में था। ठीक है, यूटिलिटीज़ ना होकर यूटिल लिखा, एब्रीवेटेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है हमेशा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ क्लास नेम, ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं एवरी वर्ड्स इनिशियल कैपिटल। हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, अगर सिंगल वर्ड है तो एक ही वर्ड कैपिटल होगा, नहीं तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होने वाला है क्लास नेम के अंदर। ठीक है, तो अगर क्लास का नाम है फर्स्ट डेमो, तो फर्स्ट का F कैपिटल, डी का डेमो का D कैपिटल, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और जितने भी हमारे पास फंक्शन नेम है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज हम कह सकते हैं विद नेमिंग कन्वेंशंस। ठीक है, तो फंक्शन का नेम जब भी हमारे पास आएगा तो उसका भी एक रूल है कि एवरी सेकेंड वर्ड ऑनवर्ड्स, एवरी वर्ड्स इनिशियल कैपिटल, जिसको हम कैमल फॉर्मेट भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब फंक्शन का नेम है गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या देखने को मिल रहा है, गेट स्मॉल लेटर में है, एलिमेंट्स का E कैपिटल है, बाय का B कैपिटल है, आईडी का I कैपिटल है। ठीक है, तो फंक्शन के नेम कुछ इस तरीके से डिनोट किए जाएंगे। तो यही हमें यहाँ जो इसके बने बनाए क्लासेस हैं उसमें भी देखने को मिलेगा। स्कैनर नाम की क्लास है, तो स्कैनर क्लास का S कैपिटल है, तो जितनी बार भी ये क्लास का नाम यूज़ होगा इनिशियल कैपिटल ही होगा। ठीक है, सिस्टम एक क्लास है तो S कैपिटल है। ठीक है, फंक्शन में अगर 2 वर्ड आ रहे हैं जैसे नेक्स्ट इंट, तो नेक्स्ट स्मॉल है, I कैपिटल है इंट का। ठीक है, मतलब कैमल फॉर्मेट हमारे पास चल रहा है। तो जहाँ मल्टीपल वर्ड्स वहाँ पे सेकेंड वर्ड ऑनवर्ड सारे वर्ड के इनिशियल कैपिटल हो जाएंगे। ये इसके नेमिंग कन्वेंशन है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं ये हमारे बेसिक रूल्स हैं जावा को यूज़ करने के। मतलब जब भी मैं जावा इंप्लीमेंट करूँगा मुझे ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी है।